नाटो हेडक्वार्टर पर लगेगा फिनलैंड का झंडा, 31वां झंडा ये लग जाएगा। नाटो मुख्यालय में पहली बार फहराएगा फिनलैंड का झंडा। और जो फिनलैंड चाहता था, फिनलैंड स्वीडन लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस कर रहे थे। और खतरा किससे? रूस से। और आखिरकार जो फिनलैंड चाहता था, आज वो होने वाला है। ब्रसेल्स में नाटो हेडक्वार्टर में आज आधिकारिक तौर पर फिनलैंड शामिल हो जाएगा। और इसी के साथ ये जो मिलिट्री अलायंस है, ये बढ़कर 30 से 31 हो जाएगा मेंबर्स के लिहाज से। वहीं नाटो एक्शन के बीच रूस की बड़ी तैयारी। कैलिनिनग्राड में रूस का आसमानी जंगी अभ्यास, बमबारी, मिसाइल लॉन्च, लड़ाकू जेट से ट्रेनिंग। वॉर ड्रिल में Su-30 और Su-24 शामिल हुए। युद्धाभ्यास में 15 फाइटर जेट, 300 जवान शामिल हुए। तो आप देखिए, एक तरफ फिनलैंड जो अब शामिल हो रहा है नाटो में, रूस अपनी तैयारी तो कर रहा है, लेकिन किस तरह से इन तमाम तैयारियों के बीच एक और बहुत बड़ा खतरा अब रूस के लिए आज पैदा हो रहा है। क्या फिनलैंड में भी हालात यूक्रेन जैसे हो सकते हैं? बड़ा सवाल ये। अगर पुतिन पलटन जंग को तैयार है तो फिनलैंड किस तरह से होशियार है, ये समझाते हैं विपिन। बिल्कुल करुणा, देखिए रूस जंग को तैयार है और फिनलैंड होशियार है। क्यों कहा जा रहा है, उसको ब्रीफ करते हैं। रूस के खिलाफ जंग के लिए फिनलैंड हमेशा से तैयार था। 1939 के विंटर वॉर में फिनलैंड ने रूस को टक्कर दी थी। फिनलैंड के सैनिक और नागरिक गुरिल्ला युद्ध में माहिर हैं। यूक्रेन की तरह फिनलैंड में तबाही मचाना आसान नहीं होगा रशिया के लिए। और तमाम हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए तमाम खास मेहमान भी स्टूडियो में आ चुके हैं, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। लेकिन समझते चलिए कि दुनिया में अब क्या होने जा रहा है। और आज जिस तरह से फिनलैंड नाटो में शामिल होगा, इसका इंपैक्ट बहुत दूरदर्शी तक होने वाला है। बिल्कुल, और नेटो का 31वां सदस्य फिनलैंड होगा। फिनलैंड का झंडा आज देखने को मिलेगा नेटो में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है। और इसी पर बातचीत करने के लिए किस तरह रूस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मौजूद है। मेजर जनरल रिटायर संजय सोई साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। ग्रुप कैप्टन रिटायर DK पांडे एविएशन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मेजर जनरल सोई, मैं आपके पास आ रही हूं। ये बहुत बड़ा झटका है रूस को, और नेटो की जो दखल है वो रूस की सीमा तक जा पहुंची है फिनलैंड के शामिल होने से। आप क्या समझते हैं? नहीं, बिल्कुल निधि, ये जो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि अभी रशिया जो एक तरफ से और घिर गया है। और ख़ास तौर से जब हम देखते हैं कि 1300 किलोमीटर की सीमा नेटो की और बढ़ गई है रशिया के साथ। जो रशिया यूक्रेन के लिए इतना हंगामा हो रहा था, जो युद्ध हो रहा था, आज जो फिनलैंड में उससे ज़्यादा आज कहानी बढ़ गई है। और 1300 किलोमीटर की जो सीमा जुड़ती है, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है रशिया पे। और ख़ास तौर से जो फिनलैंड की इम्पोर्टेंस है वो ये रही है कि बहुत सालों से, तकरीबन 200 साल से फिनलैंड न्यूट्रल रहा है। वो रशिया को नाराज़ नहीं करना चाह रहा था। और रशिया की जो फॉरेन पॉलिसी इस तरह से रही है कि फिनलैंड को भी खुश रखो, उसको ज़्यादा खतरे में मत डालो। लेकिन अब यूक्रेन युद्ध के बाद जो नाटो देशों में जुड़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसमें फिनलैंड के जुड़ने से नाटो की ताकत बहुत बढ़ गई है। क्योंकि फिनलैंड खुद में बहुत ताकतवर देश है। रशिया के थ्रेट के कारण उनका मिलिट्री काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी एक्सरसाइज करते रहते हैं। उनका F-18 सर, ये जो आपने बात बोली संजय सोई सर, आप जो बोल रहे हैं कि फिनलैंड चाहता नहीं था, हम ये जानते हैं कि आखिर किस तरह से अपनी एक न्यूट्रल पोजीशन बरकरार रख रहा था। लेकिन नाना करते हुए नाटो से प्यार कर बैठा फिनलैंड। आखिर क्या मजबूरियां रही और अब रूस क्या करेगा? नहीं, बिल्कुल, ये तो क्योंकि रूस ने जो यूक्रेन के ऊपर हमला किया, उस समय में जो नैरेटिव बिल्टअप हुआ कि ये फिनलैंड आप भी खतरे में आ सकते हो, तो अपनी सुरक्षा के लिए आज जो, हालांकि फिनलैंड सक्षम है रूस का मुकाबला करने में, लेकिन पूरी तरह मुकाबला नहीं कर सकता है। लेकिन नाटो के जुड़ने से उसकी ताकत में बहुत इजाफा हो जाता है और दोनों को फायदा। नाटो को एक बहुत शक्तिशाली देश मिल गया है जो रूस की सीमा से मिला हुआ है। तो दूसरी बात यह है कि नाटो एक, संजय सोई सर, सामूहिक तौर पर नाटो की शक्ति है। और ये तुलना भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे हैं कि रूस और नाटो की जो मिलिट्री पावर है उसमें किस तरीके का गैप है, उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। क्या क्या एडवांटेज फिनलैंड को मिलने वाले हैं। और देखिए, यूक्रेन पर रूसी सेना का हवाई हमला, एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। Su-25 से यूक्रेनी सेना के ठिकाने तबाह, मिसाइल अटैक से यूक्रेनी खेमा नेस्तनाबूद।
तो यूक्रेन पर हमले भी जारी है रूस की तरफ से। एक तरफ फिनलैंड को आज समारोह में आधिकारिक तौर पर शामिल किया जाएगा, फ्लैग होस्टिंग होगी नाटो मुख्यालय पर फिनलैंड की। वहीं दूसरी तरफ देखिए वॉर जोन में लगातार रूस अग्रेसिव है, अटैक चल रहा है यूक्रेन पर। और ये जो ताजा तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, Su-25 से यूक्रेनी सेना के ठिकानों को रूस ने तबाह किया है। तो युद्ध चल रहा है और युद्ध के बीच बड़ी डेवलपमेंट यह है कि नाटो का विस्तार कर लिया गया है। अब नाटो 30 नहीं 31 सदस्यों का संगठन है, एक सामरिक संगठन है। तो रूस क्या और बौखलाएगा और हमले और तेज होंगे? यूक्रेन पर रूसी ड्रोन अटैक आपको बता दें हुआ है। ओडेसा में रूसी ड्रोन का हमला हुआ है। रात के अंधेरे में बड़ा यूक्रेनी प्रहार। यूक्रेन पलटवार कर रहा है, रूसी सेना पलटवार कर रही है और ये लड़ाई और ज्यादा भीषण होने की आशंका अब फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के साथ और ज्यादा बढ़ गई है। रात के अंधेरे में बड़ा प्रहार हुआ है, यूक्रेन पर रूसी ड्रोन से अटैक किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह रूसी ड्रोन ने कहर बरपाया है ओडेसा में। लुहांस्क में रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का हमला। तो एक तरफ आप देखिए किस तरह से एक और नई टेंशन एस्केलेट होती नजर आ रही है। इन सब के बीच वॉर जोन से ही बाखबर आपको रख रहे हैं हम, किस तरह से लुहांस्क में रूसी ठिकानों पर यूक्रेन की तरफ से बड़ा हमला किया गया है। यूक्रेन की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने जेवलिन से इस बड़े हमले को अंजाम दिया है। यह सबसे लेटेस्ट वीडियो इस वक्त वॉर जोन का दिखा रहे। लुहांस्क में रूसी ठिकानों पर यूक्रेन की तरफ से बड़ा हमला बोला। आप समझिए इसको, इन दोनों चीजों को, कि यूक्रेन एक किस तरह से वेस्ट की पावर से, नेटो की ताकत से रूस का सामना कर रहा है। और पिछले 13-14 महीने से दोनों हालात को रिलेट किया जाए तो रूस को एग्जॉस्ट करने की कोशिश की जा रही है। और इन सब के बीच फिनलैंड का शामिल होना। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस डिस्कशन में। आप देखिए यही एक बड़ा सवाल है कि नेटो की ताकत से यूक्रेन लगातार 13-14 महीने हो गए रूस को एग्जॉस्ट करने में तुला हुआ है, और अब दूसरी तरफ फिनलैंड अब शामिल हो रहा है। इन हालात को आप कैसे देख रहे हैं? और है ये फैक्ट को जानना कि कागज के ऊपर शायद बहुत ही विषम परिस्थितियां लग रही है, रूस के खिलाफ विकराल एक सेना तैयार हो रही है। लेकिन अगर जमीन में देखा जाए तो थोड़ा सा मुश्किलात है, क्योंकि अभी फिनलैंड तैयार नहीं है। सदस्य जरूर बन जाएगा, लेकिन अभी वो उस पर जो एक कर्जा चढ़ा हुआ है और उसको डिफेंस आर्म्स और एम्यूनिशन और एक्वायर करने होंगे, तब वो शक्तिशाली बन सकेगा। निश्चित रूप से इस फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के 2 संदेश हैं। पहला संदेश रशिया को बताना है कि हम नाटो कंट्रीज स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स बताना चाहता है कि हम शांत नहीं बैठे हैं और हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। दूसरा संदेश है कि अब जो है हम धीरे धीरे जो न्यूक्लियर वॉर की तरफ आप एक्शन ले रहे हैं, हम उसका प्रत्युत्तर देने के लिए भी तैयार हैं। और नॉर्थ में जहां पर कि वो निश्चिंत थे, हालांकि पुतिन ने कहा है कि हम नहीं सर, डीके पांडे सर, आपने जो बोला कि रूस के खिलाफ तैयार करना फिनलैंड को, जैसे ही ऑफिशियली होगा तो फिर तो नेटो करेगा ना। ये देखिए इतना आसान नहीं है हथियार देना। देखिए हम देख रहे हैं यूक्रेन के साथ हथियार तो दिए जा रहे हैं, लेकिन उसकी ट्रेनिंग, उसकी मेंटेनेंस की जो वेयरविदॉल है वो क्रिएट करने में समय लगता है, और कुछ मुफ्त में नहीं मिलता मेरे दोस्त। सबके लिए आपको पैसा चुकाना पड़ता है, स्पेशली जब आज की तारीख में $200 बिलियन का कर्जा है फिनलैंड पर, तो कैसे वो डिफेंस इक्विपमेंट एक्वायर करेगा। तो बहुत सारी जो इक्वेशंस हैं वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन सवाल ये सर, पांडे सर, सवाल ये है कि आज की तारीख में जिस तरह से रशिया यूक्रेन के साथ 14 महीनों से भिड़ा हुआ है, क्या एक और देश के साथ वो युद्ध को अफोर्ड कर पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। यूके देवनाथ सर, जरा आप इसको ब्रीफ करिए कि क्या आज की तारीख में बेशक अमेरिका उस पर जाल डाल रहा है, फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या अफोर्ड करने की कंडीशन में एक और देश से मोर्चा खुलेगा, एक और वॉरफ्रंट खुल जाएगा? बिपिन, मैं आपको बता दूं कि ये रशिया के लिए एक बड़ा झटका तो है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन जो है बहुत चतुर हैं। उनको मालूम है कि अब अगर फिनलैंड ने नेटो ज्वाइन कर लिया है तो वो अपनी तरफ से फिनलैंड की जो 1400 किलोमीटर की बॉर्डर है, रूस अपनी तरफ से उस बॉर्डर पर गर्माहट नहीं लाएगा। अभी तक रूस ने फिनलैंड के बॉर्डर पर पिछले 1.5 साल से अपनी फौजों को डिप्लॉय नहीं किया, और पुतिन को मालूम है कि फिनलैंड अब तक न्यूट्रल रहा है। भविष्य में भी फिनलैंड रूस के विरुद्ध एक आक्रामक रुख अख्तियार नहीं करेगा। अभी तक पुतिन ने यही प्लान किया कि अपनी फौजों को फिनलैंड से दूर रखेंगे ताकि कोई गर्माहट फिनलैंड के साथ बॉर्डर पर ना आए। एक और चीज मैं आपको बता दूं,
फिनलैंड भी जानता है। इस पर बात करेंगे। और ये जो बौखलाहट है रूस की, क्या वो और बढ़ेगी, क्या वो और ज्यादा तनातनी की सिचुएशन आएगी? क्योंकि फिनलैंड जो शुरुआत थी जंग की वो इसी के जरिए स्टार्ट हुई थी कि यूक्रेन शामिल होना चाहता था नेटो में। बड़ी बात यह कि फिनलैंड की नेटो सदस्यता पर जुबानी जंग तेज हो गई है। एक बड़ी खबर, रूस जरूरी एक्शन लेगा, ये रूसी उप विदेश मंत्री का कहना है। रूस जरूरी एक्शन लेगा, आगे कार्रवाई करेगा, राष्ट्रीय हित में कड़ा जवाब देंगे। पांडे सर हमारे साथ मौजूद हैं। आप पांडे सर, ये जो आप इस पर कुछ देर पहले कह रहे थे कि फिनलैंड का शामिल होना और रूस की सीमा के करीब आना नेटो का जो सबसे बड़ा सैन्य संगठन है, ये और ज्यादा रूस वर्सेस नेटो की लड़ाई बढ़ाएगा। आने वाले समय में हम और ज्यादा हमले देखेंगे, क्योंकि अमेरिका और नेटो देश कह चुके हैं कि ये लड़ाई बंद होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, फिनलैंड के शामिल होने से ये लड़ाई और अग्रेसिव होगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दिखाओ, पिछले हफ्ते रशिया की तरफ से ऑफर आया था कि हमें एक बफर जोन चाहिए यूक्रेन में, डोनबास में, और डोनबार रिवर को उन्होंने कहा था बाउंड्री करेंगे। वो क्यों चाहते थे बफर जोन, जो कि 75 to 100 किलोमीटर की बात की गई थी? तो वो चाहते थे कि किसी प्रकार का अगर हमला हो तो उसके बीच में प्रत्युत्तर की तैयारी कर सकें और शांति रखें। मैंने कहा था ये बफर जोन अगर होता है तो यूक्रेन युद्ध में शांति की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि रशिया अटैक नहीं करेगा। दूसरी बात, यही चीज वो चाहेगा कि फिनलैंड के बॉर्डर के साथ, जिसका जिक्र किया जा रहा है कि लगभग 1400 किलोमीटर की जो बाउंड्री है, जब तक शांत थी, वहां पर अब हिलोरें पैदा होंगी निश्चित रूप से, और थर्ड परसेप्शन के अनुरूप रशिया भी अपने कदम उठाएगा और वहां पर तैनाती करेगा। तो क्या फिनलैंड इन सब चीजों के लिए तैयार है? जबकि हालांकि टर्की ने उनको क्लियर कर दिया है 27 तारीख को, पिछले 27 मार्च को, लेकिन क्या उनके बीच में जो अंडरकरेंट्स हैं वो समाप्त हो गए? तो जो सामंजस्य की आवश्यकता होगी इन सभी देशों में, वो एक प्रश्न चिन्ह उस पर लगा रहेगा। ठीक है। रूसी सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला हुआ है। यूक्रेनी सेना ने रूसी ट्रेंच को निशाना बनाया। तस्वीरें आप देखिए, यूक्रेन की सेना ने रूसी ट्रेंच पर बम बरसाए हैं। सबसे लेटेस्ट वीडियो वॉर जोन का भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो संजय सोई सर, देखिए इन तस्वीरों के साथ ये बड़ा वाजिब सा सवाल है कि लगातार हम बात कर रहे थे मिसकैलकुलेशन एरर की, लेकिन क्या ये नेटो का, और जो सबसे शक्तिशाली देश है नेटो में अमेरिका, ये उसका परफेक्ट कैलकुलेशन था कि एक तरफ वॉर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ फिनलैंड का जो सपना था, जो मिशन था, वो आज पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए करुणा, अगर मैं अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट की बात करूं तो अमेरिका पूरी तरह से सफल हो रहा है अपने जो उनके मिशन है, जो उनकी सोच है, लंबे समय की सोच है। क्योंकि देखिए रशिया एक तरह से ताकतवर होता जा रहा था, यूक्रेन के युद्ध में अटकाया, 1 साल से ज़्यादा हो गया, रशिया इकोनॉमिकली मिलिटरली काफ़ी वीक हो गया। और दूसरी बात, फिनलैंड इसी बहाने, इसी डर की वजह से फिनलैंड आज नेटो में ज्वाइन हो गया। 31 देश हो चुके हैं अभी नेटो के, जो कि एक बहुत बड़ी ताकत है, और फिनलैंड खुद एक बहुत बड़ी ताकत है। फिनलैंड ज्वाइन करने का एक बहुत बड़ा फायदा लेकिन नेटो को। आपको नहीं लगता सर ये एक तरह से रशिया की एक बड़ी हार के तौर पर देखा जाना चाहिए और ये अमेरिका की जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए? क्योंकि रशिया के खिलाफ एक एक देशों को वो उकसा रहा है, नेटो की सदस्यता दिला रहा है और रशिया को घेरता जा रहा है। ये एक बड़ी जीत है अमेरिका की। नहीं, बिल्कुल विपिन, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हो, क्योंकि एक स्टेज ये आ गई अभी कि रशिया जब विभाजन हुआ था उसका काफ़ी वीक हो गया था, लेकिन पुतिन ने अपना सपना, कुछ अपनी डिटर्मिनेशन के द्वारा एक खतरा बनता जा रहा था मिडिल ईस्ट में, और बाकी जगह रशिया की इंटरफेरेंस काफ़ी थी, अमेरिका को चैलेंज कर रहा था। तो अमेरिका ने विश्व में लीडर बने रहने के लिए ये जरूरी समझा कि रशिया को वापस वीक किया जाए, और अगर रशिया और चाइना मिल जाते तो अमेरिका के लिए वाकई बहुत बड़ा खतरा होता। तो यूक्रेन युद्ध में अटकाया, बाकी यूरोप में जो नेटो में भी थोड़ा विभाजन हो रहे थे वो इकट्ठे हो गए अभी, और अमेरिका से आज हथियार खरीद रहे हैं, अमेरिका की प्रेजेंस बढ़ गई है यूरोप के अंदर। फिनलैंड ज्वाइन कर गया, स्वीडन मांग कर रहा है, अभी टर्की की अप्रूवल की वेटेज है। तो ये सब चीज जो है एक बहुत बड़ी सफलता देखा जाएगा। बड़ी बात आप अगर कह रहे हैं, अमेरिकन नेशनल बहुत बड़ी इंटरेस्ट की पॉइंट ऑफ सफलता व्यू है। और नेटो में जो इससे पहले विभाजन देखा जा रहा था, इस फैसले के बाद एक यूनिटी देखी जा रही है। रूसी Mi-28 हेलीकॉप्टर का कहर देखने को मिला है। आपको बताते चले कि रशियन हेलीकॉप्टर्स ने कहर मचाया है। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर विध्वंसक हमला किया गया है। यूक्रेनी ठिकानों पर Mi-28 ने बरसाए हैं रॉकेट, और रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने की खबर है। और ये देखिए Mi-28 हेलीकॉप्टर्स यूक्रेनी ठिकानों को टारगेट करके रॉकेट बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब एक तरफ बेशक फिनलैंड शामिल हो रहा हो,
नाटो में, लेकिन रशिया कोई रिपेट देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और आप समझते चलिए क्या चल रहा है पूरी दुनिया में इस वक्त। रशिया पर पूरी दुनिया की निगाह, और रशिया कोई भी रिपेट देता हुआ यूक्रेन को नजर नहीं आ रहा है। और तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए यूके देवनाथ सर, अमेरिका अपने मकसद में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। रूस की घेराबंदी करना उसका लक्ष्य है, रूस को बर्बाद करना उसका लक्ष्य है, और उसी के तौर पर इस कदम को देखा जाना चाहिए। और रूस की घेराबंदी करता हुआ फिनलैंड के जरिए अमेरिका नजर आ रहा है, और रूस अपने घर में घिरता हुआ नजर आ रहा है। विपिन, अब लगता है कि रूस जो है ना सिर्फ घिर रहा है चारों तरफ से, वरन रूस के पास जो ऑप्शंस थे वो भी कम होते जा रहे हैं। अब फिनलैंड बॉर्डर पर रूस के अपनी फौजें डिप्लॉय करेगा, अगर डिप्लॉय करेगा तो रूस की फौजें जमीन पर थिन हो जाएंगी, यानी उनकी डिप्लॉयमेंट जमीन पर कमजोर हो जाएगी। और इसी तरह से कोला पेनिनसुला में अगर कुछ होता है, रूस ने अपनी नेवी का बहुत बड़ा जखीरा वहां पे रखा हुआ है, अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को भी वहां पे डिप्लॉय किया हुआ है, वो भी एक कमजोर हालत में आ जाएंगे। फिर मैं आपको बताऊं, बाल्टिक में रूस की नेवी है, कलिनिनग्राड में रूस ने अपने न्यूक्लियर डेटरेंट मिसाइल्स को तैनात किया हुआ है, वो भी फिनलैंड से दबाव में आ जाएंगे। यानी अब रूस के पास ऑप्शन कम होते जा रहे हैं। कल शायद स्वीडन भी 32वां मेंबर बन जाएगा नेटो का। ऐसी हालत में रूस की स्थिति और कमजोर हो जाएगी। लेकिन मैं आप बड़ी बात कह रहे हैं देवनाथ सर, आपको रोक रही हूं, माफ कीजिए, आपके पास दोबारा आऊंगी। रूस के पास ऑप्शन तो कम है, लेकिन फिनलैंड के साथ स्वीडन ने भी ये अपील की थी कि उसे भी नेटो में शामिल कर लिया जाए। फिनलैंड को नेटो की सदस्यता के बीच रूस ने बड़ी धमकी दे दी है। फिनलैंड के अंदर सैनिकों की तैनाती नहीं करने की धमकी दी गई है। फिनलैंड बॉर्डर पर रूस तैनात कर सकता है सेना। फिनलैंड के साथ लगी सीमा को मजबूत करने की तैयारी में है रूस। ये जो ऑन पेपर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ये सवाल हम पिछले डिबेट में भी, पिछली बहस में भी पूछ रहे थे, क्या ये रियलिस्टिक होते हैं, या फिर वॉर में नंबर से ज्यादा स्ट्रैटेजी, आपका विल पावर, सेना की ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है नाटो और रूस की तुलना के हिसाब से देखें तो? उससे जो प्रोफेशनलिज्म है वो हमेशा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मैन बिहाइंड मशीन जैसा हम सब जानते हैं कि जो रणबांकुरे हैं वो कितने उस्ताद हैं, कितने एक्सपर्ट हैं अपने काम में, वो तय करता है कि युद्ध किस तरफ जाएगा। अब महत्वपूर्ण बात जहां तक है कि इतने सारे आपने जहाज गिनवा दिए, मैं स्पेशली एयरफोर्स की बात करूंगा, और कितने सारे जो है स्पेशल मिशंस और बहुत सारी चीजें बता दी जो कि देखने में कोई भी हो पेपर पर देखने में एकदम काम हो जाएगा कि यार ये तो हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या ये 30 और 31वां देश में शामिल हो जाएगा शाम तक? तो क्या 31 देशों से ये सभी जहाज एक साथ टेक ऑफ कर पाएंगे? जी नहीं। तो ये कहना ठीक है, कागजों पर मजबूत एक शक्ति उभर रही है जो ये कहते हैं कि आवश्यकता के अनुसार से इनका हम प्रयोग कर सकते हैं, और कहते हैं कि डिफेंस इन डेप्थ, जो कि एक कंसिस्टेंट फायरिंग एबिलिटी जो है वो जरूर मिलेगी। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि रशिया जो है इस बात को बड़ी बात जानता है। देखिए, उसने नॉर्थ में अपने सारे एटॉमिक जो एलिमेंट्स थे नेवल बेसिस में उसने वहां पर रखे। मतलब साफ है पांडे सर, सुरक्षा की दृष्टि से जी। पोस्चरिंग, आपने कहा कि पोस्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, फिनलैंड का शामिल होना नेटो में, और रूस का फिर इस बात को लेकर डर की जो सीमाएं हैं वो लगातार नेटो की सेना से भर जाएंगी। मैं सोई सर आपके पास आ रही हूँ। ये जो फैसला लिया गया है, इस रूस को हमेशा से ही नेटो से दिक्कत रही है, और वो दिक्कत सोवियत संघ के समय से ही रही है। इसीलिए रूस डरा भी हुआ है कि उसकी सीमाएं सारी नेटो की सेना से भर जाएंगी, कांस्टेंट विजिलेंस आ जाएगा और वो कुछ आगे कर नहीं पाएगा। आप भी मानते हैं? बिल्कुल निधि जी, जैसा भी आप थोड़ी देर पहले मैप दिखा रहे थे, अगर मैप आता है दोबारा से तो वहां पे बिल्कुल क्लियर है कि फिनलैंड के जुड़ने से रशिया के ऊपर जो नजर रख रहे हैं वो कितना बढ़ जाएगी नेटो की। वो कोला जो बेस है पेनिनसुला, जहां पर रशिया की बहुत बड़ी बेस है, सबमेरिनो एयर बेस, वहां पर नॉर्वे और फिनलैंड दोनों के द्वारा सर्विलेंस बढ़ जाएगा। बाल्टिक सी से जो फ्लीट से अगर रशिया कोई मूवमेंट करता है तो वो पूरी अभी फिनलैंड का सीमा जुड़ी हुई है, वहां पर वो उनकी नजर में रहेगा। कोला से अगर कोई भी न्यूक्लियर मिसाइल या एयरक्राफ्ट या TU-25, 27 को टेक ऑफ करते हैं तो इससे पहले वो अमेरिका या यूरोप के बाकी देशों में पहुंचे, उनको खबर मिल जाएगी कि यहां से टेक ऑफ हो गया। उनका रिएक्शन, उनका एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार हो जाएगा, और कितनी मिसाइल फिर पहुंच पाएंगी, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। ये बड़ा सवाल है। तनातनी का माहौल है। पुतिन ने कोला न्यूक्लियर बेस को अलर्ट कर दिया है।
कोला न्यूक्लियर बेस पर तैनात है। विनाशक हथियार और कोला न्यूक्लियर बेस रूस के सबसे अहम सैन्य ठिकानों में से एक है। आर्कटिक क्षेत्र के काफी करीब है कोला न्यूक्लियर बेस। और देखिए रशिया में खलबली का माहौल है और इधर अमेरिका अपनी ताकत में इजाफा करते हुए एक एक देशों को नाटो में जोड़ते हुए रशिया को घेरते हुए, और रशिया इसका जवाब अपनी तरह से देते हुए दुनिया को धमकाने की कोशिश कि हमारे न्यूक्लियर पॉइंट्स को हमने अलर्ट पर रख दिया है और कभी भी हम हमला कर सकते हैं। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि पुतिन बेहद गुस्से में है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि फिनलैंड से सटी बॉर्डर के पास ही रूस का कोला पेनिनसुला बेस है, वहां कैसा विनाशक जंगी जखीरा मौजूद है बताएंगे आपको करुणा। बिल्कुल, ये आप समझिए कि आखिर कितना बड़ा यहां पर जंगी जखीरा पुतिन की तरफ से तैनात किया गया। न्यूक्लियर सबमरीन की जो तैनाती है वो की गई। इसके अलावा पोसाइडन अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन जिसकी ताकत हमने आपको कुछ वक्त पहले बताई थी, इसको भी तैनात किया गया है। इसके साथ ही जिरकॉन न्यूक्लियर मिसाइल, इसकी भी तैनाती की गई है। सरमट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM की भी तैनाती, यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, यानी वो सारी तैनाती है जिससे एक बड़ा विनाश, एक बड़ी तबाही लाई जा सकती है। सवाल मेरा यूके देवनाथ सर आपसे है, ये जो तैनाती है क्या ये तैनाती नेटो को रोक पाएगी? क्योंकि ये तैनाती बड़ा विनाश लाने के लिए काफी है। शानदार सवाल आपने पूछा है, लेकिन पुतिन बहुत चतुर हैं। पुतिन ने अभी अपने फिनलैंड बॉर्डर्स पर कोई भी आक्रामक कार्रवाई नहीं करनी है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यूक्रेन में ही उनकी जो डिप्लॉयमेंट है वो ही पूरी फौजी ताकत रूस की खा गई है। ऐसी हालत में अब पुतिन नहीं चाहेंगे कि फिनलैंड बॉर्डर पर भी एक नया फ्रंट खुल जाए। देखिए पुतिन का ऑब्जेक्टिव क्या है अभी फिलहाल, वो अभी फिलहाल यूक्रेन को दबाना चाहते हैं, इसीलिए वो फिनलैंड पर हमला नहीं करेंगे। वो फिनलैंड के बॉर्डर को शांत रखेंगे। क्रेमलिन में जो जनरल हैं उन्होंने ऑलरेडी पुतिन को बता दिया है कि उनके पास जो गोला बारूद शस्त्र है वो सिर्फ यूक्रेन में ही खप जाएगा। इसीलिए पुतिन दया करके आप एक नया फ्रंट इस वक्त फिनलैंड पर मत खोलिए। यही पुतिन की स्ट्रेटजी आने वाले समय में होने वाली है कि वो फिनलैंड के बॉर्डर को ठंडा रखेंगे, शांत रखेंगे और वहां पर अपनी फौजों को कोई भी आक्रामक रुख अख्तियार करने नहीं देंगे। जी करुणा। जी संजय सोई सर, ये सवाल आप ही से है। जिस तरीके से पुतिन का हमने बयान देखा, उन्होंने एक बड़ी बारीक लाइन की कि वो मेंबर बनना चाहे फिनलैंड तो बने, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनने से पहले उन पर खतरा कम था, बनने के बाद अब उन पे खतरा ज्यादा है। ये चेतावनी ही तो है, और क्या है? नहीं, बिल्कुल ये जो बात है ये यही कारण था जो फिनलैंड को रशिया से खतरा था कि अभी तक फिनलैंड ने एक न्यूट्रल पोजीशन रखी थी, और यही बात आज पुतिन इस चीज़ को एनकैश करना चाहते हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या वो नेटो मेंबर बना रहेगा और नेटो के देशों की डिप्लॉयमेंट होने देगा या नहीं होने देगा। दूसरी बात यह है कि क्या वो अमेरिका के सर्विलेंस सिस्टम, नेटो के बाकी एयरक्राफ्ट बेसेस, मिसाइल को वहाँ डिप्लॉय होने देगा। जैसे हम नॉर्वे को देखें, वहाँ पर डिप्लॉयड नहीं है वो उनका सिस्टम, लेकिन वो मेंबर है। तो ये जो बात है, क्योंकि डिप्लॉय होते हैं तो इसका मतलब रशिया अपने आप को बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस करेगा, और उसके बाद जो कहते हैं कि अल्टीमेट हो सकता है जिसका खतरा दुनिया को है। बिल्कुल सर, और रशिया अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, अमेरिका उसको घेरने की कोशिश कर रहा है, और आज वो होने जा रहा है जो 200 सालों में नहीं हुआ।